हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दोस्तों, बिजनेस वर्ल्ड चमत्कारिक और अद्भुत लोगों से भरा हुआ है जिनके प्रयासों और मेहनत से न केवल बिजनेस मैनेजमेंट के तरीके बदले बल्कि कंपनीज इनको अपनाकर सफलता की बुलंदियों पर पहुंच गई। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। उनका नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। 1874 में उन्होंने एक मैकेनिकल अप्रेंटिस के रूप में अपना करियर शुरू किया। 26 सालों में अपनी कड़ी मेहनत, इनोवेटिव आइडियाज़ और साइंटिफिक अप्रोच से टेलर बेथलेहम स्टील कंपनी के चीफ इंजीनियर बन गए। टेलर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रेडिशनल मेथड्स का विरोध किया तथा फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन के सभी कामों के लिए साइंटिफिक मेथड्स और थ्योरी डेवलप की, जो आज तक एक माइलस्टोन मानी जाती है। टेलर का कंट्रीब्यूशन शॉप फ्लोर लेवल या प्लेटफॉर्म लेवल की एक्टिविटीज से रिलेटेड है। लेट्स सी द मीनिंग ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। Scientific management refers to use of scientific, systematic, objective and logical principles and techniques to various managerial functions. It stresses that there is always one best way of doing a work. Let's see the first principle given by the Taylor. अपने शुरुआती दौर में टेलर ने देखा कि मैनेजर सारे डिसीजन अकेले लेते थे और बार बार अपनी नॉलेज के बेसिस पर नए नए तरीके इस्तेमाल करते थे जब तक उनमें से किसी एक से काम ना निकल जाए। इस हिट एंड ट्रायल मेथड को टेलर ने रूल ऑफ थंब कहा। टेलर ने इसका विरोध किया। उन्होंने फैक्ट्री में होने वाले सभी कामों को छोटे छोटे भागों में बांटा जिससे सभी काम कम समय में हो सके और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। टेलर का मानना था कि हर काम को करने का एक सबसे बेस्ट मेथड जरूर होता है और उसको डीप इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस से ढूंढा जा सकता है और हिट एंड ट्रायल मेथड की जगह उसी का यूज होना चाहिए। जैसे वर्तमान समय में ट्रेडिशनल टीचिंग के साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग मेथड का यूज करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। दिस प्रिंसिपल में बी नोटेड डाउन एज अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड analysis of each element of a job in order to replace the old rule of thumb approach or hit and trial method. Now let's move towards the next principle. टेलर ने देखा कि मैनेजर्स एक लिंक की तरह काम करता है ऑनर्स और वर्कर्स के बीच। मैनेजर्स वर्कर्स से ज़्यादा काम कराना चाहते हैं जबकि वर्कर्स अधिक सैलरी और गुड कंडीशंस और बोनस चाहते हैं। इससे दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखकर टेलर ने एक प्रिंसिपल डेवलप किया, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। टेलर का मानना था कि मैनेजमेंट और वर्कर को मिलजुल कर काम करना चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव किए जा सकें। मैनेजमेंट और वर्कर्स में हेल्दी अंडरस्टैंडिंग और हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाने के लिए टेलर ने मेंटल रेवोल्यूशन का सजेशन दिया। इसका अर्थ है कि मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों को अपने एटीट्यूड में चेंज करना चाहिए और एक दूसरे से कंपटीशन या मतभेद के स्थान पर एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर कंपनी को किसी वर्ष अधिक प्रॉफिट होता है तो एम्प्लॉयज़ को बोनस देना चाहिए। दिस प्रिंसिपल में बी नोटेड डाउन एज अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स and they should work together for organization's goals. To get such harmonious relations, Taylor suggested a mental revolution. Mental revolution involves change in attitudes of workers and management towards each another from competition to cooperation. अब चलते हैं अगले प्रिंसिपल की ओर जो है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। टेलर का मानना था कि मैनेजमेंट और वर्कर्स में कार्यों और रिस्पॉन्सिबिलिटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते समय उनके सजेशंस मांगने चाहिए। उनका भी उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जहां एक खुला और मजबूत कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वहां ट्रेड यूनियंस की ज़रूरत भी नहीं होती। इसलिए मैनेजमेंट और वर्कर्स को मिलजुल कर काम करना चाहिए।
एग्जाम्पल के लिए एक वर्कर को कितना और किस लेवल का काम करना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए मैनेजमेंट को वर्कर्स की भी सजेशंस और आइडियाज़ लेना चाहिए और प्लानिंग में उन्हें शामिल करना चाहिए। दिस प्रिंसिपल में बी नोटेड डाउन एज according to this principle there should be cooperation between management and workers instead of individualism. This is an extension to principle of harmony, not discord. For this, management should encourage constructive suggestions by employees through rewards. Taylor suggested that management must insist on paternalistic style of management. Now let's move towards the next principle. टेलर का मानना था कि मैनेजमेंट को अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठाने चाहिए। इसके लिए टेलर का मानना था कि किसी भी वर्कर का सिलेक्शन करते समय उसकी नॉलेज, एबिलिटी, इंटरेस्ट की बारीकी से जांच करनी चाहिए और एक बार सिलेक्शन हो जाए तो वर्कर्स को समय समय पर प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे वह अपना काम ठीक ढंग से कर पाए और एक एफिशिएंट वर्कर बन जाए और फ्यूचर में हाई रैंक्स पर काम कर सके और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सके। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इट मे बी नोटेड डाउन एज अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल management should aim to develop workers to their greatest efficiency and prosperity. Every organization should follow a scientific system of selection of employees, and to increase the efficiency of employees, they should be provided proper training. This will ensure the greatest efficiency and prosperity for both the company and workers. Friends, टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ कुछ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी डेवलप की है। आइए एक एक करके इन सभी टेक्निक्स को देख लेते हैं। फर्स्ट टेक्निक इज फंक्शनल फॉरमैनशिप। फॉरमैन किसी भी कंपनी में सबसे लोएस्ट रैंक का मैनेजर होता है और इसी के साथ ही वर्कर्स का सीधा कांटेक्ट रहता है और सभी एक्टिविटीज़ पर फॉरमैन ही सुपरवाइज करता है। टेलर का ऐसा मानना था कि केवल एक सुपरवाइजर ही सभी मजदूरों को, सभी वर्कर्स को ठीक तरीके से गाइड नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने इस पूरे डिपार्टमेंट को दो भागों में बांटा, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग फंक्शन। और हर एक फंक्शन को करने के लिए उन्होंने 4 फॉरमैन का सजेस्ट किया। इस तरह दोनों डिपार्टमेंट में कुल मिलाकर 8 फॉरमैन्स के लिए उन्होंने कहा, जो कि 8 एक साथ वर्कर्स को अलग अलग समय पर गाइड करेंगे। ये 8 जो स्पेशलिस्ट उन्होंने बताए वो हैं अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जिसका काम है वर्कर्स को कौन कौन से इंस्ट्रक्शन देने हैं उसको ड्राफ्ट करना। सेकंड इज रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम है जो ये बताए कि प्रोडक्शन किस किस स्टेज से पार होगा। तीसरा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जिसका काम है टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट। फोर्थ इज डिसिप्लिनरियन, द वर्क ऑफ डिसिप्लिनरियन टू इंश्योर डिसिप्लिन रिस्पेक्टिवली। दूसरा डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में 4 स्पेशलिस्ट काम करेंगे। द फर्स्ट स्पेशलिस्ट इज स्पीड बॉस। द वर्क ऑफ स्पीड बॉस is to ensure timely and accurately completion of job. Second is gang boss. The work of gang boss is to keep machines and tools etc. ready for the operations by workers. Third is repair boss, to ensure proper working conditions of machine and tools. And last is inspector, to check the quality of work. ये सभी 8 वर्कमैन को गाइड करेंगे अलग अलग समय पर। दोस्तों, ये फंक्शनल फॉरमैनशिप जो है यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल जो फेयोल ने दिया था उसका वायलेशन है, लेकिन इसका बहुत ही अपने जगह पर महत्व है। इट मे बी नोटेड डाउन एज अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक द टास्क ऑफ सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शंस
and each function is given to a specialist foreman. In this technique, Taylor advocated separation of planning and execution function, and each function is performed by a group of 4 foremen. That is total 8 specialists guide and direct a worker. The next technique is standardization and simplification of work. इसको हम एक एक करके देखते हैं. Standardization means the process of setting standards for every phase of business operation. टेलर का मानना था कि बिजनेस ऑपरेशन के हर एक बारीक छोटे से छोटे काम के लिए एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए और इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सब काम होना चाहिए. ये स्टैंडर्ड क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के लिए होने चाहिए. एग्जाम्पल के लिए हर वर्कर कितना काम करेगा इसका एक स्टैंडर्ड सेट हो जाना चाहिए और अगर कोई वर्कर उस स्टैंडर्ड से कम काम करता है या उस काम को करने में ज़्यादा समय लेता है तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए. दूसरी है सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन मीन्स एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी वैरायटी, साइजेस एंड ग्रेड्स ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. दोस्तों किसी प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ और साइजेस एंड ग्रेड्स होते हैं जबकि उनके अकॉर्डिंग उनकी डिमांड नहीं होती है. इसीलिए जिन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, जिस फॉर्म की कम डिमांड होती है उसको प्रोडक्शन से हटा लेना चाहिए, सिंप्लीफाई करना चाहिए. यही टेलर ने अपने सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक में कहा है. इट मे बी नोटेड डाउन एज standardization refers to the process of setting standards for every phase of business operation. The main objective is to establish performance standards of men and machines, while simplification refers to eliminate unnecessary varieties, sizes and grades of the product manufactured by the organization. The next technique is method study. Method study is concerned with finding one best way of doing a job. The objective of method study is to minimize the cost of production and maximize quality and satisfaction of customers. Friends, हर एक काम को करने के कई तरीके होते हैं लेकिन इनमें से कोई एक तरीका ही ऐसा होता है जिससे कॉस्ट कम की जा सकती है और क्वालिटी और सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स को बढ़ाया जा सकता है. टेलर का ऐसा मानना था कि डीप एनालिसिस और साइंटिफिक मेथड को डेवलप करने के लिए उसका अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और वो बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर किसी कार को डिज़ाइन करना है तो असेंबली लाइन प्रोडक्शन को ये ज़रूरत है कि वो अपने सभी कामों को एक सीक्वेंस में करे. उसमें प्लेस फॉर मैन, मशीन्स एंड रॉ मटेरियल्स और ऑपरेशंस कैसे कैसे होंगे, इन सब के लिए एक मेथड डेवलप करना होगा. द नेक्स्ट टेक्निक इज motion study. Motion study refers to making thorough analysis of various motions being performed by a worker while he is doing a particular task. The objective of motion study is to detect and eliminate unnecessary movements or motions and to find out the best method of doing a particular job. Friends, ये देखा जाता है कि कभी कभी वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह फ्रीक्वेंटली घूमते रहते हैं जिससे कि टाइम और प्रोडक्शन दोनों का लॉस होता है. तो ये अननेसेसरी मूवमेंट्स को चेक करके इनको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई वर्कर टूल बॉक्स में से टूल लेने के लिए बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ऐसा किया जाना चाहिए कि वो टूल बॉक्स उसके आसपास रख दिया जाए. इसके लिए टेलर ने सीसीटीवी कैमरास के लिए भी सजेशन दिया था कि सीसीटीवी कैमरे से वर्कर्स का मूवमेंट देख लिया जाए कि जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, जिन मूवमेंट्स को कम किया जा सकता है उनको एनालिसिस करके उन मोशंस को दूर किया जा सके जिससे कि प्रोडक्शन भी बढ़े और साथ में वर्कर्स की एफिशिएंसी भी बढ़ जाए. नेक्स्ट टेक्निक इज टाइम स्टडी. टाइम स्टडी रेफर्स टू अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ वर्कमैन of reasonable skill and ability to perform a well defined job. टाइम स्टडी में ये देखा जाता है कि किसी काम को करने के लिए कितना समय लगेगा, इसका एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया जाता है और वो काम उसी टाइम में पूरा हो जाना चाहिए. इसके लिए टेलर ने स्टॉप वॉच
का सजेशन दिया था। स्टॉप वॉच से ये देखा जा सकता है कि एक काम को करने में कितना समय लगता है, तो दिन भर में आदमी कितना काम कर सकता है, उसके स्टैंडर्ड आसानी से सेट किए जा सकते हैं। इससे लेबर कॉस्ट को भी आसानी से पता लगाया जा सकता है और एम्प्लॉयज़ के लिए भी इंसेंटिव स्कीम्स चलाई जा सकती है। इस टेक्निक से ये भी पता लगाया जा सकता है कि हमें कितने वर्कर्स को एम्प्लॉय करना चाहिए किसी काम को पूरा करने के लिए, जिससे कि काम एक सही समय पर पूरा हो जाए। नेक्स्ट टेक्निक इज फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी refers to determining the amount and frequency of rest intervals required in completing a task. एक आदमी एक लंबे समय तक कितना काम कर सकता है, इसको फैटिग स्टडी से ही जाना जा सकता है, क्योंकि आदमी को अपना पूरा स्टेमिना रीगेन करने के लिए कुछ समय, कुछ इंटरवल की ज़रूरत होती है। जैसे कि ऑफिस में लंच होता है, ये लंच कितने समय का होना चाहिए, टी ब्रेक कितने समय का होना चाहिए, कितने घंटे के बाद और कितने समय के लिए एम्प्लॉयज़ को इंटरवल देना चाहिए और कितना उन्हें ब्रेक देना चाहिए, जिससे कि वो अपना लॉस्ट स्टेमिना फिर से रीगेन कर लें। इस टेक्निक को इसीलिए उन्होंने फैटिग स्टडी कहा है। The last technique given by the Taylor is differential piece wage system. Differential piece wage system refers to system in which efficient and inefficient workers are paid at different rates. In this technique, two rates are fixed. High wage rate for workers who produce equal to or more than the standard output, low rates for workers who do not reach the standards. यह टेक्निक टेलर ने एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच डिफरेंस करते हुए इन्होंने डेवलप की थी। उनका मानना था कि जो वर्कर्स अच्छा प्रोडक्शन करते हैं और तेज़ी से प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें ऊंचे रेट से वेजेस दी जानी चाहिए, जिससे दूसरे एम्प्लॉय भी ऊंची रेट पर वेजेस लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर 10 यूनिट एक वर्कर को प्रोड्यूस करनी है और कोई वर्कर 10 यूनिट या 10 से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो उसको फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ से पर यूनिट 50 रुपीज़ पर यूनिट उसको पे करना चाहिए। और अगर कोई वर्कर 10 यूनिट से कम प्रोड्यूस करता है तो उसको 40 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से पे करना चाहिए। ये डिफरेंस ही बताता है कि कौन सा वर्कर एफिशिएंट है, कौन सा वर्कर इनएफिशिएंट है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर अच्छे से अच्छा और तेज़ी से काम करने के लिए मोटिवेट हो सके। सो फ्रेंड, दैट्स इट फॉर नाउ। आपने आज FW टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के बारे में जाना। मुझे आशा है कि आपको इनको समझने में ज़रूर मदद मिलेगी। Thank you and good luck.